हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स का और टॉपिक है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट। हमने एक टॉपिक अभी कंप्लीट किया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमने ये चीज़ देखी कंजप्शन फंक्शन कैसे डिराइव किया जाता है, कंजप्शन की हेल्प से आप सेविंग को कैसे डिराइव करते हो और दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं। ऑटोनॉमस कंजप्शन से लेकर एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस, इनके फंक्शंस को भी हमने देखा, इनके रिलेशनशिप के बारे में हमने डिस्कस किया। ये टॉपिक उसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है और इसका नेम है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट। इस टॉपिक में बेसिकली जो मेन चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जब कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म में सेटअप होता है या जब कोई भी आप काम थोड़े टाइम के लिए करते हो तो किस तरीके से उसमें आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है, कैसे आप प्राइसेस को फिक्स करते हो और किस वे में आप जीडीपी ग्रोथ करते हो। तो इन सब चीजों को हम इसमें कंपेयर करके देखेंगे। सो ये टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सेकंड, इस कंसेप्ट में इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकाला जाता है, जिस केस में आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो। और थर्डली हम देखेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट को किन दो अप्रोचेस की हेल्प से कैलकुलेट करते हो। सो उसमें हम एएसएडी अप्रोच पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, और एक हम पढ़ेंगे एसआई अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म। द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म। जब भी हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की तो सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं और कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये वो पीरियड ऑफ टाइम है जिस केस में टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड की, शॉर्ट टर्म में चेंजेस करने की। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिजनेस को शॉर्ट टर्म में चला रहे हैं, रन कर रहे हैं और उसमें आप बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजीज को भी इंप्रूव करते जा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होना लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, तो शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कीन्स के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ शॉर्ट रन। जब आप शॉर्ट रन की बात करते हो तो टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट होती है, उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं होता है आउटपुट को डिटरमाइन करने में। सो हम इसे कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। सो डिटरमाइन कैसे होगा फिर आउटपुट, जिस केस में आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर रहे तो आउटपुट किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो आउटपुट का इंक्रीज और डिक्रीज होना आपका डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। इट मींस जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, उसे आप अज्यूम करते हो कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और चेंजेस किस चीज में हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा है। इट मींस आपका एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म। अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें बात करनी है कि आउटपुट इंक्रीज कैसे होगा। सो कैसे होगा इसमें आउटपुट इंक्रीज, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इंप्लाइज हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इट मींस अगर ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी और जीडीपी ग्रोथ होने का मतलब है कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मींस हायर द लेवल ऑफ आउटपुट इट इंप्लाइज हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। So if employment is doubled, so automatically output will also be doubled. अगर आपकी employment डबल हो जाती है, it means अगर 100 से 200 people अब आपके पास काम कर रहे हैं तो number of employed people क्या हो गया, डबल हो गया। सो इसके साथ साथ अगर आपका आउटपुट या आपकी जीडीपी ग्रोथ पहले 50 यूनिट्स की थी, सो वो जीडीपी ग्रोथ भी आपकी कन्वर्ट होगी, इस पे चली जाएगी, इट बिकम्स 100 यूनिट्स, वो 100 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इससे हमें ये क्लियर होता है कि शॉर्ट रन में जब भी आप बात करोगे तो आप टेक्नोलॉजी को भूल जाओ, उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। हमें दो चीजें कंसिडर करनी होंगी यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इनका 1-to-1 रिलेशनशिप है, दोनों यहाँ पे एक साथ चलते हैं। आउटपुट कब तक इंक्रीज होगा, जब तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है।
जैसे ही आप एक सिचुएशन पे आ जाते हो, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जिस केस में जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, एबल हैं, उन सभी को काम मिल चुका है, तो जैसे ही वो स्टेज आपको मिल जाती है, सो उस केस में आउटपुट इंक्रीज होना बंद हो जाता है, क्योंकि आउटपुट इस केस में कब तक बढ़ रहा है, जब तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और जैसे ही सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, इट मींस अब आउटपुट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जितने लोग काम कर सकते थे उतने सभी काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप आउटपुट को इंक्रीज शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते हो। क्लियर? एक चीज यहाँ पे सबको याद रखनी है कि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, जहां पे ये सिचुएशंस आती है। अब केन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जो केन्सियन इकोनॉमिक्स है, जो उसने अपनी थ्योरी दी है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में, जो कि एक है एम्प्लॉयमेंट और सेकंड आपका है आउटपुट। देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप। There is 1-to-1 relationship between output and employment. It means दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जिस केस में वो एक साथ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होगा तो आउटपुट का इंक्रीज होना भी बंद हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, एज टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड, technology is assumed to be constant। हम ये मान के चलते हैं कि टेक्निक में कोई चेंज नहीं होगा। तो केन्सियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट, और जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटपुट बढ़ना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज वो एक हाईएस्ट लेवल हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे आप पहुंच चुके होंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। आउटपुट या जीडीपी, आप दोनों नेम्स यहां पे यूज कर सकते हो। इट मींस शॉर्ट रन के केस में आप आउटपुट को या जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करोगे। सो इस केस में आउटपुट और इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए हम एक लेवल को यूज करते हैं, AS इज इक्वल टू AD। इट मींस जैसे ही आपकी एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल सम ऑफ सप्लाई, जो पूरी इकोनॉमी में हो रही है उन सभी का एडिशन, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। जैसे ही आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगी, तो वो केस हमारा कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट का केस होगा। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं एएस क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये क्या चीज है, इट इज desired output in the economy। it means ये वो लेवल है जो इकोनॉमी में रिक्वायर्ड है, मींस इतना आउटपुट इकोनॉमी में होना चाहिए सप्लाई करने के लिए, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। या तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या फिर हम सेकेंड डेफिनेशन सेम पॉइंट की दे सकते हैं, दिस इज the level of GDP producers want to produce। It means इकोनॉमी में वो लेवल जीडीपी का जो प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में वो प्रोड्यूस कर दें, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये डिजायर्ड आउटपुट है जिसकी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। सो दिस इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। सेम पॉइंट में एडी का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ एडी रेफर्स टू
एडी मींस एग्रीगेट डिमांड, सो ये किस चीज से रिलेट करती है? इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर्स विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे हम बात करें सप्लाई की तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे, इस केस में हम बात करें डिमांड की, इट मींस हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। सो एडी रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी, the level of GDP means gross domestic product that the buyers wish to buy during an accounting year। एक पूरे साल में जितनी भी चीजें बायर्स परचेज करना चाहते हैं पूरे मार्केट में से, उन सभी का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सो जैसे ही ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, इट मींस ना तो शॉर्टेज है और ना ही सप्लाई एक्सेस में है। सो वो केस क्या होगा? इक्विलिब्रियम का केस होगा। सो इट मींस जहां पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाती है, तो इसी केस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आउटपुट केस। इट मींस एग्जैक्टली जितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है उतना ही आउटपुट आपने प्रोवाइड करवा दिया। सो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी। अब एएस को आप इनकम भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? वो प्रोडक्शन जो मार्केट में जा रहा है, इट मींस जीडीपी। अब वो जीडीपी किस में कन्वर्ट होगी मार्केट में जाने के बाद? इनकम में कन्वर्ट होगी, क्योंकि जब कंज्यूमर्स उन चीजों को परचेज करेंगे तो उस जीडीपी के बदले में उनको क्या मिल रहा है? रिटर्न पेमेंट्स मिल रही है। तो इसका मतलब जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी क्या है? आपकी इनकम है। सो हम ये बोल सकते हैं दैट इनकम इज आल्सो इक्वल टू एडी। जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी उतनी ही ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई लिखा हो या इनकम लिखा हो, इट मींस सेम। एग्रीगेट सप्लाई होती ही उतनी है जितनी आपकी इनकम बढ़नी है। डिमांड आपकी इनकम के एग्जैक्टली इक्वल होती है। अगर 15 लोग किसी चीज की डिमांड करते हैं तो जितने रुपए वो खर्च कर रहे हैं मार्केट में, उन्हीं का जो एडिशन है वो किसके इक्वल है? आपकी टोटल इनकम के इक्वल है। अब हमारे पास 3 सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी, जीडीपी कहां पे इक्विलिब्रियम में होती है? वो सिचुएशन आपकी कौन सी होगी? दैट इज एएस इज इक्वल टू एडी और वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू एडी। जब आपकी सप्लाई एडी के इक्वल है, डिजायर्ड सप्लाई डिजायर्ड एडी के इक्वल है, मींस ना तो अनडिजायर्ड स्टॉक आपके पास बचा हुआ है और ना ही शॉर्टेज है आपके पास स्टॉक की। तो अगर वो केस नहीं है, इट मींस आप इक्विलिब्रियम में पहुंच चुके हो। सेकंड केस हमारे पास आता है जिस केस में एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। इट मींस डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट जो सप्लाई है वो आपकी ज्यादा है। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड आपकी कम है। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इट मींस इनकम ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम, ये बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एडी, सो सेम y इज इक्वल टू एडी। सो इस केस में क्या हो रहा है? एक्चुअल स्टॉक जो है आपका, एक्चुअल स्टॉक एक्सीड कर रहा है किस चीज को? डिजायर्ड स्टॉक को। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट में 100 यूनिट्स प्रोवाइड कर दी, रिक्वायरमेंट थी 80, तो 20 यूनिट्स आपकी एक्स्ट्रा स्टॉक का पार्ट है। अगर हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह की सिचुएशंस में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सो ऑटोमेटिकली प्राइस आपका क्या हो जाएगा? प्राइस आपका लो हो जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जिस केस में एग्रीगेट सप्लाई आपकी लेस देन एडी होगी। एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एडी। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है? आपकी इनकम कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। क्या रीजन है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपके जो एक्चुअल स्टॉक्स हैं जो प्रेजेंटली आपके पास अवेलेबल है, वो एक्चुअल स्टॉक आपका कम है। किस चीज से? रिक्वायर्ड स्टॉक से।
इट मींस मार्केट में आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपको लॉसेस हो रहे हैं। एक केस हमने वो देखा जिस केस में लॉस प्रोड्यूसर को इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास एक्सेस में सप्लाई है और डिमांड उतनी क्रिएट नहीं हो रही। इस केस में उसके पास सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो दोनों ही सिचुएशंस में प्रोड्यूसर्स को लॉसेस होंगे। किस केस में बेनिफिट होगा? इक्विलिब्रियम के केस में, जहां पे जितना वो सप्लाई कर रहा है उतनी ही लोगों ने डिमांड क्रिएट कर दी और इक्वल है दोनों चीजें, एएस इज इक्वल टू एडी है, सो इनकम भी आपकी बेटर है, उस केस में आपको लॉसेस नहीं होंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम अप्रोचेस देखेंगे। हमने ये दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम ये अप्रोच पढ़ेंगे, एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच, कि किस तरीके से एएस एडी वर्क करता है। और इसके बाद हमारी एक और अप्रोच आ जाएगी, एस एंड आई अप्रोच। इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? इक्विलिब्रियम हम चेक करेंगे व्हेन एस इज इक्वल टू आई। इट मींस जब आपकी सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट के जस्ट इक्वल हो जाती हैं। सो सबसे पहले हम सिंपली बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की, जहां पे एक सेक्टर तो प्रोड्यूसर सेक्टर है, सेकंड आपके पास है कंज्यूमर सेक्टर। तो दोनों ही सेक्टर्स सबसे पहले क्या करते हैं? एक तरफ आपकी सप्लाई, जो अप्रोच अभी हम स्टार्टिंग में लेंगे, आप एएस इज इक्वल टू एडी लिखो या वाई इज इक्वल टू एडी, सेम थिंग। सो जनरली क्या होता है, जो हमारा सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग इनकम का डिवीजन दो पार्ट्स में किया जाता है, या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर हम सेविंग करते हैं, दो ही चीजें होंगी। आप टोटल इनकम का दो पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, सी प्लस एस में। अब सी प्लस एस आपका वाई का डिवीजन है, तो अगर हम एडी का डिवीजन देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड, तो डिमांड किन दो चीजों की क्रिएट होती है? पहली तो क्रिएट होती है कंजप्शन के लिए, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर क्रिएट करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स करके। दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कौन क्रिएट करता है? प्रोड्यूसर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमेशा फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए काम करते हैं और वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं उसके बदले में, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। हम यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका किसने किया खर्चा? हाउस होल्ड सेक्टर ने। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर, जिनका मोटिव ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन चीजों का यूज करके उनसे रिटर्न्स को ले सकें। सो इस केस में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि एडी किसके इक्वल हो गया? आपका सी प्लस आई के इक्वल हो गया। सो अब इस टर्म को अगर हम एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा y इज इक्वल टू एडी है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर दें? c प्लस एस पुट कर दें, और एडी के प्लेस में हम क्या पुट कर दें? c प्लस आई पुट कर दें। तो इसमें से अगर एक तरीके से हम क्या मेंशन कर रहे हैं, ये y है आपका और ये क्या है? एडी, जो एक दूसरे के इक्वल होती है। अब इसमें से आप कॉमन इनको निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा? s इज इक्वल टू आई अप्रोच में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आ जाएगा? जिस केस में c आपका कॉमन है दोनों साइड्स में इक्वेशन में, तो s इज इक्वल टू आई, इट मींस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या मान के चलते हैं कि एक पर्सन जितना सेव कर रहा है उतना ही वो मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इस टॉपिक से ही रिलेटेड है वो। फर्स्ट आती है एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग, इसका मतलब है डिजायर्ड सेविंग या प्लान्ड सेविंग। छोटा सा नेम है इसका, डिजायर्ड सेविंग या फिर जिसे हम कह सकते हैं प्लान्ड सेविंग। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम है 10,000 रुपीज, तो हमने ये प्री प्लान किया कि हम 2,000 रुपीज को सेव करेंगे, सो उसे हम क्या बोल देंगे? एक्स एंटी सेविंग बोल देंगे, डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग्स। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, सेम उसी वे में ये क्या हो जाएगा आपका?
इट रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ईयर और 1 ईयर। सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिजायर्ड या फिर प्लान इन्वेस्टमेंट। सेम इसी तरीके से एक आती है हमारे पास, ये तो हमने पढ़ा एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। 2 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग। अब एक्स पोस्ट सेविंग क्या चीज होती है, ये हमारी एक्चुअल सेविंग है। पोस्ट मींस बाद में जो हो रहा है, तो बाद में तो क्या चीज है, जो हो चुका है वो क्लियर ही हो जाता है। सो इट मींस ये किसका पार्ट है, एक्चुअल सेविंग। हमने प्लान जो किया था वो होगा एक्स एंटी सेविंग, जो पहले हम सोच रहे हैं प्री प्लान है। पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअली जो हम सेव कर चुके हैं। सेम ऐसे एक पॉइंट आएगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, इट मींस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। आपने प्लान किया कि हम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, बट एक्चुअल में वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका कन्वर्ट हो गया 8 करोड़ में। तो जो एक्चुअल आ गया उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट या एक्स पोस्ट सेविंग। जो प्लान किया गया था, डिजायर्ड था कि हम करना चाहते हैं, एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेशन होता कैसे है। हम इस केस को डिटेल में पढ़ेंगे, एएसएडी अप्रोच और एसएंडआई अप्रोच। एएसएडी मींस एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड अप्रोच, और सेकंड हो गया आपके पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो पहले हम पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट अप्रोच, जिसमें आपका एएस आपके एडी के इक्वल है, या फिर हम बोल सकते हैं इस केस में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम आउटपुट इनकम भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम इनकम। और अप्रोच हम कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे, एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो कब अचीव होता है, जब सप्लाई आपकी एग्जैक्टली डिमांड के इक्वल होती है। अभी मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई। एक तो ये सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की, एक हो जाएगा ये जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, और एक हो जाएगी ये जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। तो ये दोनों सिचुएशंस डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस हैं, क्योंकि इन दोनों में ही सप्लाई एडी के इक्वल नहीं है, या तो वो ज्यादा है या तो वो कम है। बट इस केस में वो इक्विलिब्रियम में, बिकॉज दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल है। सो इट मींस इक्विलिब्रियम का एक ही केस होगा जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्जैक्टली एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगी। सो एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट के थ्रू। एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड आउटपुट होती है किसी भी इकोनॉमी का, प्लान्ड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। इट मींस सभी प्रोड्यूसर्स ने मिलके कितना आउटपुट करना है, क्या प्लानिंग हुई है, उन सभी का एडिशन होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। इसे हम इंडिकेट करते हैं 45 डिग्रीज की एक लाइन से जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब भी हम इसे बना रहे थे तो हमने इसको स्टार्टिंग में क्या किया था, 45 डिग्रीज पर लिया था। इसका रीजन क्या है, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वाई इनकम। इनकम का डिवीजन जनरली हम ये मान के चलते हैं 2 पार्ट्स में इक्वली हो जाता है, या तो आप कंज्यूम कर लेते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। इट मींस हम क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, जहां पे एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 है, दोनों 1 के इक्वल है। हम जनरली ये मान के चलते हैं कि इनकम का डिवीजन इक्वली किया गया, उतना ही कंज्यूम हो गया और उतना ही आपने सेव कर लिया है, इन्वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए हम इसको 45 डिग्रीज पे प्लॉट करते हैं। अब इसके बाद ये जो लाइन है ये इंडिकेट करती है कि एएस और जीडीपी दोनों चीजें आइडेंटिकल है। इट मींस वो एक दूसरे से इक्वल रहती है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है और ये आपकी जीडीपी है, या फिर हम इसको इनकम भी बोल सकते हैं। ये एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल है। इट मींस इस केस में इकोनॉमी में प्राइसेस क्या हैं, कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। और ये वो इकोनॉमी है जहां पे एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। जैसे ही आपको एग्रीगेट डिमांड मिलेगी तो आप क्या कर दोगे, सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो प्राइसेस उस केस में क्या रह जाएंगे, अनअफेक्टेड, प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम ये देखते हैं कि प्राइस पे इफेक्ट आता कब है।
प्राइस दो केसेस में चेंज होता है। फर्स्ट, जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, या आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए एग्रीगेट डिमांड से। सो दोनों ही केसेस में प्राइस पे इफेक्ट आता है। बट जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड की, तो प्राइस अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जितनी आपने सप्लाई की मार्केट में उतने की डिमांड है, तो ना तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ना ही कम डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइसेस पे कोई इफेक्ट क्यों आएगा? प्राइस कब चेंज होता है? चीजें महंगी कब होती हैं? जब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कम हो जाती है, या फिर सप्लाई आपके पास इतनी ज्यादा है कि डिमांड है नहीं उतनी, तो आपको सस्ते करने पड़ेगी चीजें, तभी आप उन्हें सेल कर पाओगे। इट मींस प्राइसेस तब अफेक्ट होते हैं जब इक्विलिब्रियम सिचुएशंस नहीं होती हैं। जैसे ही मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम अराइज होगा, सो ऑटोमेटिकली प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा। बट जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे? अनअफेक्टेड। उस केस में प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एडी। सेम एग्रीगेट सप्लाई की तरह एडी का मतलब भी क्या है? एडी मींस डिजायर्ड एक्सपेंडिचर्स। डिजायर्ड एक्सपेंडिचर्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सेम थिंग है। अब इकोनॉमी में पूरे एक साल में कितनी प्लानिंग हुई कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, या तो इसमें आ जाएगा आपका डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अब यहां पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर में दो पॉइंट्स आएंगे। डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर्स कर रहे हैं, मींस आपका हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजप्शन करता है या उस पर जो खर्चा करता है। एक आता है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मींस जो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं कि इतना इतना एक्सपेंडिचर्स ये दो सेक्टर्स इकोनॉमी में करने वाले हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इट मींस हाउस होल्ड सेक्टर प्लस आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, जो मिलके जो एक्सपेंडिचर्स करेगा वो किसके इक्वल होंगे? आपके एडी के इक्वल, मींस डिजायर्ड एक्सपेंडिचर्स के इक्वल। तो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अस्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कैसा होगा? ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस मींस जैसे हमने ऑटोनोमस कंजप्शन देखी थी, इसका मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ इनकम से। सेम वैसे ही ये डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 0 है तब भी इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं 10 का है, तो वो इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे भी रहेगा। सेम जैसे आपने सी बार किया था कि सी बार का मतलब फॉर एग्जांपल 0 इनकम पे आप कितने रुपए खर्च रहे हो? 20 रुपीज, तो वो 20 रुपीज आपका क्या हो जाते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर ऑटोनोमस कंजप्शन। सेम वे में इन्वेस्टमेंट का भी ऑटोनोमस लेवल होता है। जिस केस में आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तो भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया जाएगा, इनकम के 0 होने पर भी। सो इसी को हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये लेवल ऑफ इनकम से रिलेट नहीं करती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं वो आपका रिलेट करता है लेवल ऑफ इनकम से। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। इनकम 0 होगी तो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो होगा, बट आपका डिजायर्ड इन्वेस्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके इनकम लेवल से। इट मींस अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जो पॉजिटिवली वर्क करता है। सो हमेशा एक मिनिमम लेवल होगा सी का जो इंडिपेंडेंट होगा वाई से। इट मींस स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उस केस में सी आपकी ज्यादा होती है इनकम से,
क्योंकि उस केस में हम मिनिमम कंजप्शन करते हैं बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। सो इनकम जीरो है तब भी वो होगा, बट उसके बाद जो इंक्रीज आता है वो इनकम और कंजप्शन का पॉजिटिव लेवल से चलता है, वो एक साथ कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? अभी मैंने आपको बताया इसमें इन्वेस्टमेंट तब भी होगी जब आपकी इनकम जीरो है, तो इनकम से इंडिपेंडेंट है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है 20 का, सो ये हमारा आ रहा है, ये हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। आप कितनी भी इनकम कमा लो, चाहे आपकी इनकम यहाँ पे है, ये इंक्रीज हो रही है, तो कितनी भी इनकम आपकी बढ़ती जाए, ये इन्वेस्टमेंट का वो लेवल है जो हर लेवल ऑफ इनकम पे एग्जिस्ट करेगा। सो इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सेकेंड केस जो हमारा सी फंक्शन है, हम पहले भी कर चुके हैं उसको, उसमें हमने अभी देखा ना कि स्टार्टिंग में तो सी क्या होगा आपका? ऑटोनोमस होगा, बट उसके बाद पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा उसका इनकम के साथ। सबसे पहले तो इनकम को 45 डिग्रीज के अकॉर्डिंग, इट मींस ये अज्यूम करते हैं कि इनकम का दो पार्ट्स में इक्वल डिवीजन हो रहा है, आपका कंजप्शन में और आपकी इन्वेस्टमेंट में, दोनों तरफ से, आप मतलब सेविंग और कंजप्शन में। सो इसीलिए हम इनकम को 45 डिग्रीज पे डिवाइड कर देते हैं। अब आता है हमारा सी फंक्शन, जिसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। सी फंक्शन हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे कि हम कंजप्शन, डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। जिससे पहले हमने ड्रॉ किया वो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, ये आपका डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। स्टार्टिंग में कंजप्शन आपकी ज्यादा हुई, फॉर एग्जांपल हम 20 ले लेते हैं इसको, फिर वो इसको कट करते हुए निकल जाएगी, ये हो गया आपका सी। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है जबकि आपकी इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के इक्वल होती है। इसके बाद वाला जो केस होगा ये, इस केस में इनकम इज ग्रेटर देन सी हो जाएगी। ये जो आपका केस है, इस केस में आपकी इनकम जीरो है तो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, इट मींस ये आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। सो ये तीन केसेस हम इसमें शो करेंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जिस केस में हम कंबाइंड सी आई फंक्शन को प्रेजेंट करेंगे। सी एंड आई फंक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसको हम कंबाइंड बोल के क्या कह देते हैं? एडी फंक्शन बोलते हैं। इसे हम एडी फंक्शन बोलते हैं। अब इस केस में आपकी कंजप्शन, आपका इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। मींस जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया सेपरेट, अब उसी को हम यहाँ पे कंबाइंड करके शो करेंगे और इसे हम क्या बोल देंगे? सी प्लस आई, और एक तरफ आप इनकम को शो करेंगे, मींस कंबाइंड एडी फंक्शन। सो यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपका कंजप्शन पे भी होगा और इन्वेस्टमेंट पे भी, तो सी प्लस आई हम दोनों को एक साथ मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम शो करेंगे अपनी इनकम को, इनकम या फिर जिसे आप कह सकते हो जीडीपी, क्योंकि जितनी जीडीपी होगी उतनी ही आपको इनकम होगी, तो दोनों नेम्स यहाँ पे एक साथ ले सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे शो करो अपना 45 डिग्रीज पे वर्क, इट मींस इनकम का पॉइंट। अब सबसे पहले हम आई को लेते हैं जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सो ये एक पॉइंट है हमारा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जिस केस में इनकम जीरो भी अगर है तो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद अगर यही हमारी कंजप्शन अप्रोच आ जाती है, तो कंजप्शन फॉर एग्जांपल 40 से स्टार्ट होता है, इसमें हम 20, 40, 60 नंबर भी ले लेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि जब इनकम जीरो है तो हम 40 का कंजप्शन कर रहे हैं, जब इनकम 60 है तो हम 60 का ही कंजप्शन कर रहे हैं।
सो इस केस में हम इसको क्रॉस करेंगे और इस तरीके से निकल जाएगा। सो ये हो गया आपका सी फंक्शन। पहले आपका कंजप्शन ज्यादा है, फिर इक्वल है और फिर वो कम हो जाएगा। अब हम एडी फंक्शन की कंबाइंड अप्रोच को अगर दिखाएं तो सी प्लस आई को कनेक्ट कर दो, तो आई कितना है आपका 20, सी लाइन में 20 को ऐड कर दो हर जगह। सो सी लाइन में 20 ऐड होगा, स्टार्टिंग किससे होगी 60 से, और ये इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए यहां निकल जाएगा। सो ये हो गया आपका सी प्लस आई। ये 20 के इक्वल गैप पे रहेगा क्योंकि 20 आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और वो हर जगह पे एग्जिस्ट करेगी जब आपकी इनकम जीरो की होगी। सो ये हमारी सी प्लस आई अप्रोच हो जाएगी। अब हम इसके सेपरेटली पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सी और आई फंक्शन को अगर हम कॉम्बिनेशन में शो करते हैं तो उसे हम एडी फंक्शन बोलते हैं। इस केस में जो आपका फर्स्ट पॉइंट था दैट इज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई। जब इनकम जीरो है तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई, एंड इट इज एडेड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। It is added to different values of C। जैसे अभी हमने देखा एक लाइन जो आपकी C लाइन थी उसके एग्जैक्टली 20 के गैप पे पैरेलल एक दूसरी लाइन है जो C प्लस आई को शो करती है। इट मींस हम हर लेवल पे उसको ऐड करते जा रहे हैं। सो इसे आप टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो C प्लस आई अप्रोच को। आप एक टेबल फॉर्म करो, जैसे आपने एक तरफ इनकम दिखानी है जो आपकी जीडीपी है, फिर आप उस इनकम का डिवीजन दिखाओ कंजप्शन में और इन्वेस्टमेंट में, और लास्ट में आप एक कंबाइंड अप्रोच दिखाओ सी प्लस आई, इट मींस एडी। सो इसके बेसिस पे भी आप एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम लेते हैं जीरो से 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। अगर हम ये अपनी इनकम ले रहे हैं तो हम कंजप्शन को स्टार्ट करते हैं 30 से, 40, 50, 60 इक्वल हो गया 70, 80, 90 एंड 100। एक ऐसा केस भी आ जाता है जिसमें आपकी कंजप्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनकम ज्यादा हो जाती है। इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स है, सो ये हमारा 20 का रहेगा। C प्लस आई इन दोनों को आप ऐड करते जाओ, तो ये आपका हो गया 50, एंड 40 प्लस 20 60, 50 plus 20 is 70, then 80, 90, 100, 110 and 120। अब इसकी हेल्प से भी आप एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, जहां पे आपको आई दिखाना है आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, फिर आप अपनी इनकम 45 डिग्रीज पे शो करोगे, देन कंजप्शन लाइन होगी और कंजप्शन लाइन आपकी इसको बाद में इसके साथ इसको शो करेंगे जिसमें कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगी और वो इक्वल हो जाएगा आपका एडी फंक्शन, इट मींस सी प्लस आई फंक्शन।